नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड टेट एग्ज़ाम 2026 के लिए लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, जो कि है सामाजिक विज्ञान। और उसमें हम लोग इतिहास का पहला टॉपिक जो है वो इतिहास लेखन के स्रोत। इसके हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखेंगे विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, बिना किसी देर के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए झार शिक्षा के द्वारा जेटेट सामाजिक विज्ञान के लिए 4 बुकलेट तैयार किया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। सभी का कंबाइन जो प्राइस है वो होता है आपका 344। बट अगर आप लोग सभी कंबाइन लेते हैं तो ये मात्र आपको 150 पे आपको पूरा चारों जो है मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो आप हमारे दिए गए नंबर 8271113645 पर कॉल करके ये ले सकते हैं। आपको PDF फॉर्मेट में ये प्रोवाइड हो जाएगा। और अगर आप लोग हमारे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको MCQ प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, तो उसी कड़ी का ये पहला वीडियो है, जो कि यूट्यूब पे भी आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब फ्री अवेलेबल है सभी के लिए। इसमें आपको CDP के लगभग 2000, कंप्यूटर के 1000, सोशल साइंस के लगभग आपका 6000, खोरठा के 1000 और हिंदी ग्रामर के 500 क्वेश्चन का जो MCQ है इसका प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो जिनको भी हमारे साथ जुड़ना हो ऐप से, उसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास भी दिया जाएगा, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका प्राइस जो है 2000 है, बट ये अभी आपको मात्र ऑफर प्राइस पे 499 पे आपको मिल जाएगा। इसके साथ में आपको इसी में आपको 10 जो है मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हो जाएगा। प्लस अगर आप ऐप से जुड़ते हैं तो वो जो बुकलेट्स है, 4 बुकलेट्स, वो इसी में भी आपको मिल जाएगा, इसी में इंक्लूड है। इसके साथ आपको NCERT का बुक 6 to 8 और JCERT का बुक 6 to 8 भी आपको ऐप पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो सामाजिक विज्ञान, CDP और कंप्यूटर्स का अभी फिलहाल हमारे पास है, तो जो सामाजिक विज्ञान है उसके आपका 4500 क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में बुकलेट है। CDP का आपका 4000 प्लस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है, और कंप्यूटर का जो है वो 3000 प्लस जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में है। तो इन सभी का बुकलेट भी आपको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाएगा। तो जिनको भी लेना हो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी हैं वीडियो को देख रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। इसमें आपको फ्री क्यूजेज और जो फ्री PDF होता है वो आपको इसी पे मिल जाएगा। हमारा चैनल क्या है, तो झार शिक्षा 8271 आप लोग सर्च करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। और ऐप से जुड़ने के लिए आप हमारा झार शिक्षा मोबाइल ऐप जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स है कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। क्या है, जब इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से, और देखते हैं हम लोग आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, कलहन की राजतरंगिणी को प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। कलहन ने इतिहास लेखन के लिए किन स्रोतों का उपयोग किया था। तो बताना है कि कलहन ने इतिहास लेखन के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। किसका प्रयोग किया था, तो शिलालेखों का, सिक्कों का, स्मारकों का और पूर्ववर्ती ग्रंथों सहित सभी उपलब्ध स्रोतों का उपयोग किया था। चलिए इसको हम लोग व्याख्या देखते हैं। 12वीं शताब्दी जो कि 1148 से 50 ईस्वी में रचित राजतरंगिणी जो है, ये कश्मीर का इतिहास वर्णित है। कलहन
प्रथम भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने निष्पक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए शिलालेखों, दानपत्रों, सिक्कों, स्मारकों और पूर्ववर्ती ग्रंथों जैसे नीलमत पुराण का आलोचनात्मक परीक्षण करके इतिहास लिखा। यानी कि राजतरंगिणी जो थे वो प्रथम इतिहासकार थे जिन्होंने क्या तो शिलालेखों का, दानपत्रों का, सिक्कों का, स्मारकों का और पूर्ववर्ती ग्रंथों का आलोचनात्मक परीक्षण करते हुए इतिहास को लिखा। इसमें अतिरिक्त याद रखना है आपको कि राजतरंगिणी जो थी वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसमें 8 तरंग है। कितने? तो इसमें 8 तरंग हैं, दैट मीन्स 8 अध्याय हैं और लगभग 8000 श्लोक है। इसमें महाभारत काल से लेकर 12वीं सदी यानी कि संग्राम राज और जयसिंह के शासनकाल तक का वर्णन इसमें आपको मिल जाए। किसमें? तो राजतरंगिणी में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से बौद्ध त्रिरत्न बुद्ध, धम्म, संघ में अपनी आस्था व्यक्त की है? तो किस अभिलेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से बौद्ध त्रिरत्न, जिसमें कौन कौन से आते हैं? तो बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं, अपनी आस्था व्यक्त की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कि भाब्रू शिलालेख। किसमें? तो भाब्रू शिलालेख में। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। राजस्थान के बैराट से प्राप्त जो भाब्रू शिलालेख है उसमें अशोक ने स्वयं को मगध का राजा यानी कि पियदसी लाजा मागधे कहा है और बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों जिसमें बुद्ध, धम्म और संघ आते हैं में अपनी गहरी आस्था प्रकट की है। किसमें? तो भाब्रू लघु शिलालेख में। इसमें आपको याद रखना है कि मास्की अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। मास्की अभिलेख में जो अशोक का ओरिजिनल नेम जो है वो अशोक मिलता है। वहीं रुमनदेई अभिलेख जो कि लुम्बिनी से मिला है अशोक के शासन के आर्थिक पहलुओं यानी कर में छूट पर प्रकाश डालता है। कौन सा? तो रुमनदेई अभिलेख जो है वह कर में छूट पर प्रकाश डालता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के विदेशी स्रोतों के संदर्भ में मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में कौन सा कथन असत्य है? याद रखना है हमें, असत्य कथन की पहचान करना है कि कौन सा कथन जो है वह असत्य है। तो पहला है ऑप्शन कि इसने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। तो ये जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है इसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया। तो ये भी सही है, इसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का विस्तृत वर्णन किया गया है। किसमें? तो इंडिका में। अगला है इसने भारत में दास प्रथा की उपस्थिति का विस्तार से वर्णन किया। तो ये ऑप्शन गलत है, इसमें दास प्रथा का वर्णन नहीं किया गया है। और अगला ऑप्शन है इसने भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल न पड़ने की बात कही। तो ये भी सही है, इसने मेगास्थनीज ने इंडिका में कहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में अकाल नहीं पड़ती है। इस प्रकार देखा जाए तो असत्य हमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? तो असत्य हमें ऑप्शन सी मिल रहा है, यानी कि इसने भारत में दास प्रथा की उपस्थिति का विस्तार से वर्णन किया है। ये जो है यह गलत है। चलिए इसके लोग व्याख्या देखते हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में लिखा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है। उसे भारतीय समाज में दासों की स्थिति और यूनान के दासों की स्थिति में अंतर समझ नहीं आया, क्योंकि भारत में दासों के साथ यूनानियों जैसा कठोर व्यवहार नहीं होता था। यानी कि यूनान में दासों के साथ बहुत कठोर व्यवहार किया जाता था, बट भारत में दासों के साथ उतना कठोर व्यवहार नहीं किया जाता था। इसमें याद रखना है एक्स्ट्रा पॉइंट में
कि मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो था वह चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के द्वारा भेजा गया क्या था, एक राजदूत था। इसके अनुसार भारतीय समाज जो था वह 7 वर्गों में बटा था। मेगास्थनीज के अनुसार जो था भारतीय समाज जो था वह 7 वर्गों में बटा था। किसमें किसमें, तो दार्शनिक में, कृषक हो गया, अहीर या पशुपालक, फिर कारीगर, उसके बाद सैनिक, निरीक्षक और सभापद में ये बटे थे, यानी कि कुल 7 वर्गों में बटे थे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हम लोग देखते हैं। भारत में सिक्कों के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प चुनिए। यानी कि किस में बताना है, तो सिक्कों के इतिहास के संदर्भ में बताना है और हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला ऑप्शन है कि भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत सिक्के यानी कि पंच मार्क्ड क्वाइन हैं, जो मुख्य रूप से चांदी के बने हैं। तो पंच मार्क्ड क्वाइन जो हैं ये किसके बने होते थे, ये चांदी के बने होते थे, ये बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है, स्टेटमेंट है कि सिक्कों पर शासकों के नाम और उनकी आकृतियां उत्कीर्ण करने की प्रथा सर्वप्रथम कुषाणों ने शुरू की। तो यह जो बात है गलत है, यह कुषाणों के द्वारा शुरू नहीं की गई। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ओनली 1 यानी केवल 1 जो है वह सही है। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। भारत के सबसे पुराने सिक्के जो हैं वो आहत सिक्के हैं, जो कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। कब के हैं, तो आहत सिक्के जो हैं आपके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के हैं और मुख्य रूप से चांदी और कुछ तांबे के हैं। सिक्कों पर लेख लिखने और शासकों की आकृतियां बनाने की शुरुआत जो है कुषाणों ने नहीं बल्कि इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन शासकों ने की थी। सिक्कों पर आकृतियां जो हैं बनाने की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन शासकों के द्वारा की गई थी। याद रखना है इसमें कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो हैं वह कुषाण शासक विम कडफिसेस ने जारी किए। किसने, तो विम कडफिसेस ने सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। वहीं सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जो हैं वह गुप्त काल में जारी किए गए। किसके काल में, तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, बट सर्वाधिक शुद्ध क्वालिटी के यानी कि प्योर जो सोने के सिक्के जो हैं यह कुषाण शासक विम कडफिसेस के द्वारा जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, सबाल्टर्न या उपाश्रयी इतिहास लेखन विचारधारा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बताना है कि सबाल्टर्न या उपाश्रयी इतिहास लेखन विचारधारा का मुख्य उद्देश्य जो है वह क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है क्या है, तो सी है, यानी कि आम जनता, किसानों, जनजातियों और हाशिए पर पड़े मतलब हाशिए पर खड़े लोगों की दृष्टिकोण से इतिहास का पुनर्निर्माण करना, इसी को क्या बोलते हैं, तो सबाल्टर्न बोलते हैं। चलिए इसके लोग व्याख्या देखते हैं। सबाल्टर्न दैट मीन्स उपाश्रयी अध्ययन समूह की शुरुआत 1980 के दशक में रंजीत गुहा के नेतृत्व में हुई। किसके नेतृत्व में, तो रंजीत गुहा के नेतृत्व में सबाल्टर्न अध्ययन की शुरुआत हुई। इस विचारधारा का मानना है कि राष्ट्रवादी और मार्क्सवादी इतिहास लेखन अभिजात्य वर्ग दैट मीन्स इलिट्स पर केंद्रित रहा है। इसलिए उन्होंने इतिहास को नीचे से यानी कि आम जनता, किसानों, मजदूरों के नजरिए से देखने पर बल दिया। किसने, तो रंजीत गुहा ने बल दिया। याद रखना है इसमें कि डेविड हार्डीमन, शाहिद अमीन और ज्ञानेंद्र पांडे इस विचारधारा के प्रमुख इतिहासकार हैं। किसके, तो सबाल्टर्न विचारधारा के जो प्रमुख इतिहासकार हैं कौन कौन हैं, तो डेविड हार्डीमैन, शाहिद अमीन और ज्ञानेंद्र पांडे जो हैं वह सबाल्टर्न अध्ययन विचारधारा के प्रमुख इतिहासकार हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि वैदिक कालीन देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का ज्ञान
प्राचीन मध्य एशिया यानी कि एशिया माइनर के लोगों को भी था। तो किस अभिलेख से यह प्रमाणित होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बोगजकोई अभिलेख। किससे? तो बोगजकोई अभिलेख से होता है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। एशिया माइनर वर्तमान तुर्की से 1400 ईसा पूर्व का बोगजकोई अभिलेख प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो बोगजकोई अभिलेख जो है ये आपका एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। कब? तो 1400 ईसा पूर्व में। इसमें दो कबीलों हित्ती और मित्तनी के बीच हुई संधि के साक्ष्यों के रूप में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत यानी कि अश्विनी कुमार का उल्लेख है। इससे आर्यों के मूल निवास और प्रवास की दिशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसमें याद रखना है कि यह ऋग्वेद की तिथि निर्धारण यानी कि लगभग 1500 ईसा पूर्व में भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक साक्ष्य माना जाता है। यानी कि बोगजकोई अभिलेख जो है यह तिथि निर्धारण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण अभिलेख या पुरातात्विक साक्ष्य जो है वह माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यात्रियों और उनकी रचनाओं के सही सुमेलन की पहचान करें। यानी कि हमें बताना है कि इसमें जो यात्री हैं और उनके द्वारा लिखी गई जो रचना है उसमें से कौन सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो वेनसांग हो जाएगा। यानी कि वेनसांग के द्वारा किसकी रचना की गई थी? तो सी यू की रचना की गई थी। बाकी बात सभी रॉन्ग है। तो चलिए हम लोग राइट आंसर का देखते हैं व्याख्या। चीनी यात्री वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के काल में भारत आया था, उसके यात्रा वृत्तांत को सीयू की कहा जाता है। क्या कहता है? तो उसके यात्रा वृत्तांत को सीयू की कहा जाता है। अल-बरूनी की पुस्तक का नाम क्या था? तो किताब उल हिंद था। यानी कि इसको तहकीक हिंद के नाम से भी जाना था। किसकी? तो अल-बरूनी की पुस्तक को। वहीं इब्न बतूता जो कि मोरक्को का यात्री जो था वो मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि एमबीटी के समय भारत आया था। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो रेहला नाम है। क्या है? तो रेहला नाम है। वहीं फाहियान की रचना जो है वो क्या है? तो फो क्यों की है। क्या है? तो फो क्यों की है। जबकि इंडिका जो है ये आपका मेगास्थनीज की रचना है। किसकी? तो इंडिका जो है मेगास्थनीज की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में किस प्राचीन लिपि को पहली बार सफलतापूर्वक पढ़ा गया था, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्रांति ला दी? तो बताना है कि जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 ईस्वी में किस प्राचीन लिपि को पहली बार सफलतापूर्वक पढ़ा गया, जिसने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में क्रांति ला दी। तो किस लिपि को पढ़ा गया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। यानी कि किसको? तो ब्राह्मी लिपि को पढ़ा। चलिए इसको व्याख्या देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के टकसाल अधिकारी जेम्स प्रिंसेप जो थे वो क्या थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी में एक टकसाल अधिकारी थे। उन्होंने 1837 ईस्वी में सांची और भरहूत के स्तूपों के दान लेखों के माध्यम से ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इससे ही अशोक के अभिलेखों के रहस्य उजागर हुए और देवा नाम पियदसी पहचान सम्राट अशोक के रूप में हुई। इसमें याद रखना है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख जो थे वो किसमें थे? तो प्राकृतिक भाषा में और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के अधिकतर जो शिलालेख जो थे वो प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में थे। उत्तर पश्चिम भारत के अशोक के कुछ अभिलेख जो हैं वह खरोष्ठी और अरामेइक लिपियों में भी हैं। किसमें? तो उत्तर पश्चिम भारत में कुछ जो अभिलेख हैं वो अशोक के खरोष्ठी में भी हैं और अरामेइक लिपि में भी मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एरन अभिलेख जो कि 510 ईसा पूर्व से संबंधित है, ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्योंकि तो एरन अभिलेख जो है ये ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है?
क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें सती प्रथा का पहला लिखित पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। किससे? तो एरन अभिलेख से। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले से प्राप्त एरन अभिलेख जो है ये गुप्त शासक भानुगुप्त के समय का है। कब का? तो 510 ईस्वी यानी कि भानुगुप्त के समय का है। इसमें भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की मृत्यु यानी कि हुनों के विरुद्ध युद्ध में गोपराज की मृत्यु हो गई थी और उसकी पत्नी के सती होने का प्रथम स्पष्ट पुरातात्विक प्रमाण मिलता है। किससे? तो एरन अभिलेख से। इसमें याद रखना है कि सुदर्शन झील का वर्णन जो है वो रुद्र दामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। सुदर्शन झील का वर्णन जो है किसमें मिलता है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। वहीं हुनों पर स्कंदगुप्त की विजय का वर्णन जो है वो भित्री स्तंभलेख गाजीपुर में मिलता है। कहाँ पर? तो भित्री स्तंभलेख गाजीपुर में मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी नामक ग्रंथ प्राचीन भारत के किस पहलू पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है? तो बताना है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है वह प्राचीन भारत के किस पहलू पर सर्वाधिक प्रकाश डालता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच समुद्री व्यापार और बंदरगाह पर यह प्रकाश डालता है। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी लगभग 80 से 115 ईस्वी यूनानी भाषा में एक अज्ञात नाविक द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के बंदरगाहों, वहां के होने वाले आयात निर्यात और भारत रोम व्यापार का सबसे प्रामाणिक प्रत्यक्ष विवरण प्रस्तुत करता है। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी जो है वह लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर के बंदरगाहों में होने वाले आयात निर्यात और भारत रोम व्यापार का सबसे प्रामाणिक प्रत्यक्ष विवरण जो है वह प्रस्तुत करता है। कौन सा? तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। याद रखना है कि इसमें भड़ौच, अरिकामेडू और मुजीरिस जैसे महत्वपूर्ण भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख भी है। मतलब इस पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में आपको भड़ौच, अरिकामेडू और मुजीरिस जैसे बंदरगाहों का भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है कि खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख इतिहास का एक अद्वितीय स्रोत है। यह किस भाषा और लिपि में उत्कीर्ण है? तो बताना है कि खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वह किस भाषा और लिपि में उत्कीर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि प्राकृत भाषा में और ब्राह्मी लिपि में है। कौन सा? तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो लिखा गया है। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर के उदयगिरी पहाड़ी में स्थित कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख जो है यह प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। किसमें? तो प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। यह अभिलेख बिना किसी तिथि के है और इसमें खारवेल के बचपन से लेकर उसके शासन के 13वें वर्ष तक की घटनाओं का वर्षवार क्रमबद्ध विवरण मिलता है। किसमें? तो आपका ये हाथी गुम्फा अभिलेख जो है इसमें खारवेल के बचपन से लेकर उसके 13वें वर्ष तक के शासन का जो क्रमवार है, घटनाक्रम वर्षवार, उसका विवरण हमें मिलता है। इसमें याद रखना है कि इसी अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है, यानी कि भारतवर्ष शब्द का उल्लेख जो है सर्वप्रथम किस अभिलेख से मिलता है? तो वह हो गया कौन सा? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। यह जैन धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय प्रमाणों में से एक है और यह अभिलेख जो है यह जैन धर्म से भी संबंधित है और प्राचीन अभिलेखीय प्रमाणों में से एक है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 12 कि पुरातात्विक तिथीकरण की रेडियो कार्बन यानी कि C14 डेटिंग विधि के आविष्कारक कौन थे, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी
मिला। यानी कि C14 डेटिंग विधि जो थे वो किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी कि किसके द्वारा यह आविष्कार किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो विलार्ड फ्रैंक लिब्बी के द्वारा। किसके द्वारा, तो विलार्ड फ्रैंक लिब्बी के द्वारा यह आविष्कार किया गया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। चलिए इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। रेडियो कार्बन C14 डेटिंग विधि का आविष्कार जो है 1946 ईस्वी में अमेरिकी रसायन शास्त्री विलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने किया था। इस विधि द्वारा जीवाश्मों और जैविक पदार्थों जैसे हड्डियों, लकड़ियां आदि की आयु का पता कार्बन 14 की क्षय दर को माप कर लगाया जाता है। किसका, तो कार्बन 14 की जिस दर से क्षय हो रही उसके आधार पर हड्डियों, लकड़ियों का जो आयु है यानी कि वर्ष है उसका पता लगाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता की सर्वमान्य तिथि जो है वह 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है वह इसी C14 डेटिंग विधि के आधार पर डीपी अग्रवाल द्वारा निर्धारित की गई है। किसके द्वारा, याद रखना है कि डीपी अग्रवाल के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की जो है वो सर्वमान्य तिथि जो है वह निर्धारित की गई है। वहीं अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संगम साहित्य प्राचीन दक्षिण भारत मुख्यतः तमिलनाडु के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा संगम ग्रंथ व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। बताना है कि कौन सा जो संगम ग्रंथ है वह व्याकरण और काव्यशास्त्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो तोल काप्यम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो तोल काप्यम हो जाएगा। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। तोलकाप्यम जो है यह द्वितीय संगम काल का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ है। तोलकाप्यम जो है यह द्वितीय संगम काल से संबंधित है और उसका एकमात्र उपग्रंथ है, जिसकी रचना जो है तोलकापियार ने की थी। किसने की थी, तो तोलकापियार ने की थी। यह तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण और काव्यशास्त्र है। क्या है, तो तमिल भाषा का सबसे प्राचीन व्याकरण और काव्यशास्त्र है। यह तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। तोलकाप्यम जो है वह तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश डालता है। याद रखना है कि शिल्पादिकारम, इलांगो अडिगल और मणि मेखलई शीतलय सतनार संगम काल के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। कौन कौन से, तो शिल्पादिकारम और मणि मेखलई जो हैं ये संगम काल के प्रसिद्ध महाकाव्य हैं। तिरुकुरल यानी कि तिरुवल्लुवर को तमिल इतिहास का तमिल साहित्य का बाइबल या पंचम वेद कहा जाता है। किसको, तो तिरुकुरल को तमिल साहित्य का जो है बाइबल कहा जाता है या पंचम वेद भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 कि इतिहास लेखन के राष्ट्रवादी संप्रदाय यानी कि नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी के बारे में कौन सा कथन सही है। यानी हमें सही स्टेटमेंट फाइंड करना है कि कौन सा जो है वह सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यानी इन्होंने भारत के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित करने और उपनिवेशवादी ऐतिहासिक दृष्टिकोण का खंडन करने का प्रयास किया। ये जो स्टेटमेंट है वह सही है। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रवादी इतिहासकारों जैसे केपी जायसवाल, आरसी मजूमदार और आरके मुखर्जी। कौन कौन, तो केपी जायसवाल, आरसी मजूमदार और आरके मुखर्जी का मुख्य उद्देश्य जो था वह ब्रिटिश साम्राज्यवादी इतिहासकारों जैसे जेम्स मिल और विंसेंट स्मिथ के उस दावे का खंडन करना था जिसमें कहा गया था कि भारतीय समाज हमेशा से निरंकुश और असभ्य रहा है। राष्ट्रवादियों ने प्राचीन भारत के गणतंत्रों, वैज्ञानिक उपलब्धियों और
गौरवशाली संस्कृति को उजागर किया। किसने? तो राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने भारत के प्राचीन गणतंत्रों, वैज्ञानिक उपलब्धियों और गौरवशाली संस्कृति का उजागर किया। याद रखना है कि केपी जायसवाल की प्रसिद्ध पुस्तक हिंदू पॉलिटी है, जिसमें प्राचीन भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व को सिद्ध किया है। किसमें? तो हिंदू पॉलिटी जो है यह केपी जायसवाल की पुस्तक है, जिसमें प्राचीन भारतीय गणराज्यों के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख प्राचीन भारत के किस धार्मिक संप्रदाय के विकास का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण माना जाता है? यानी कि प्राचीन भारत के किस धार्मिक संप्रदाय के विकास का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण जो है वह हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ जो है वह माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, यानी कि भागवत धर्म का। इसकी व्याख्या देखते हैं। मध्य प्रदेश के बेसनगर यानी कि विदिशा में स्थित गरुड़ स्तंभ अभिलेख 2री सदी ईसा पूर्व यानी कि यूनानी राजदूत हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था, जो इंडो ग्रीक शासक एंटियालकिडास का राजदूत था। कहाँ का था? तो इंडो ग्रीक शासक जो था एंटियालकिडास का राजदूत था। इसमें हेलियोडोरस स्वयं को भागवत कहता है और देवस वासुदेव यानी कि भगवान विष्णु की पूजा का उल्लेख करता है। यह भागवत धर्म के विकास का प्रथम प्रतात्विक साक्ष्य है। जो बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तंभ जो है यह भागवत धर्म के विकास का प्रथम प्रतात्विक साक्ष्य है। यह स्तंभ शुंग वंशीय शासक भागभद्र के शासनकाल यानी कि 14वें वर्ष में स्थापित किया गया था। याद रखना है यह जो गरुड़ स्तंभ अभिलेख जो है यह शुंग वंशीय शासक भागभद्र के शासनकाल में स्थापित किया गया था। दोस्तों, अगर आप लोग को सामाजिक विज्ञान में अच्छा स्कोर करना है जेटेट में, तो झार शिक्षा के द्वारा 4 बुकलेट तैयार किया गया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का, जो कि अभी आपको ऑफर प्राइस में मात्र अभी ये चारों का कंबाइन जो है आपको 150 रुपीज में मिल रहा है। तो जिनको भी चाहिए आप लोग ले सकते हैं, और अगर सिंगल भी चाहिए तो आप लोग सिंगल भी ले सकते हैं। सिंगल आपका हिस्ट्री का 49 पड़ जाएगा, ज्योग्राफी का 49, पॉलिटी का 25 और इकोनॉमिक्स का आपको 49 पड़ जाएगा। सिंगल भी लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। वहीं अगर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट पे भी हमारे पास पीडीएफ जो है अवेलेबल है। हिस्ट्री का अभी अवेलेबल है, वो आपको 99 में मिल जाएगा। सीडीपी का लेना चाहते हैं तो वो आपको 149 में मिल जाएगा, जिसमें आपको 4000 क्वेश्चन आंसर जो है आपको दिया गया है। वहीं अगर कंप्यूटर का लेना चाहते हैं तो कंप्यूटर का आपको 3000 क्वेश्चन आंसर का संग्रह जो है वो आपको मात्र 99 में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। और प्राचीन भारतीय सिक्कों के निर्माण के लिए किस राजवंश ने सर्वाधिक मात्रा में सीसा यानी कि लेड और पोटीन धातु का उपयोग किया? तो बताना है कि प्राचीन भारतीय सिक्कों के निर्माण के लिए किस राजवंश ने सर्वाधिक मात्रा में सीसा और पोटीन धातु का उपयोग किया? तो किसके द्वारा किया गया था? यह सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया था, यानी कि सातवाहन राजवंश के द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं कि दक्षिण और मध्य भारत में राज्य करने वाले सातवाहन शासकों ने मुख्य रूप से शीशे के सिक्के जारी किए, जो दक्कन के क्षेत्रों में बहुतायत में मिले हैं। इसके अलावे उन्होंने पोटीन यानी कि तांबा, जस्ता, सीसा और टीन का मिश्र धातु को क्या बोलते हैं? पोटीन बोला जाता है। किसका किसका मिश्र धातु? तो तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया और टीन हो गया। तांबे और कांसे के सिक्के भी चलाए, जो तत्कालीन व्यापारिक स्थिति को दर्शाते हैं। याद रखना है कि सातवाहनों के सिक्कों पर जहाज यानी कि शिप का चित्र भी मिला है। किसके? तो यज्ञश्री सातकर्णी के
सिक्कों में जो है वह शिप यानी कि जहाज का चित्र मिला है, जो उनके सामुद्रिक व्यापार और नौसेना के महत्व को दर्शाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 कि बौद्ध साहित्य त्रिपिटक ऐतिहासिक जानकारी का असीम भंडार है। सूत पिटक के किस निकाय यानी कि भाग में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों यानी कि 16 महाजनपदाज की सूची मिलती है। बताना है कि सूत पिटक के किस निकाय में 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। किसमें, तो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। इसके हम व्याख्या देखते हैं। सूत पिटक के अंगुत्तर निकाय में सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक रूप से 16 महाजनपदों जैसे कि मगध हो गया, कौशल हो गया, वत्स हो गया, अवंती हो गया आदि की सूची जो है वह मिलती है। यह प्राचीन भारत के राजनीतिक भूगोल को समझने के लिए एक प्राथमिक स्रोत है। जो अंगुत्तर निकाय जो है वह प्राचीन भारत के राजनीतिक भूगोल को समझने का क्या है, एक प्राथमिक स्रोत है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, लेकिन उसमें कुछ नाम अलग हैं। बौद्ध जातक कथाएं खुद्दक निकाय का हिस्सा है। बौद्ध जातक कथाएं जो है किसका हिस्सा है, ये खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं बताती है और प्राचीन सामाजिक आर्थिक जीवन का स्रोत है। किसका, तो प्राचीन सामाजिक आर्थिक जीवन का स्रोत है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र केवल अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राज्य कला और प्रशासन का एक महान ग्रंथ है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह केवल अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि राज्य कला और प्रशासन का भी एक महान ग्रंथ है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत यानी कि 7 एलिमेंट्स ऑफ स्टेट का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सप्तांग में शामिल नहीं, यानी कि बताना है कि सप्तांग सिद्धांत में कौन कौन जो है वह शामिल नहीं है। तो राजा तो शामिल है, अमात्य भी शामिल है, पुरोहित जो है वह शामिल नहीं है, दुर्ग और किला भी ये शामिल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। इसके हम लोग व्याख्या देखते हैं। कौटिल्य, जिसको चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है, ने अर्थशास्त्र के 6ठे अधिकरण, किसमें, तो 6ठे अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। यानी कि अर्थशास्त्र के 6ठे अध्याय में जो सप्तांग सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया गया है। राजा के ये 7 अंग हैं। पहला क्या है, तो स्वामी यानी कि राजा, सॉरी राज्य के जो है ये 7 अंग है। इसमें पहला क्या है, स्वामी यानी कि राजा। दूसरा क्या है, तो दूसरा है अमात्य यानी कि मंत्री या अधिकारी। तीसरा क्या है, तीसरा है जनपद यानी कि क्षेत्र और जनसंख्या। चौथा क्या है, तो दुर्ग यानी कि किला है। पांचवा क्या है, कोष यानी कि खजाना है। छठा क्या है, तो छठा दंड या बल यानी कि सेना है। और सातवां क्या है, मित्र है यानी कि सहयोगी है। पुरोहित जो है इस सप्तांग सिद्धांत का स्वतंत्र हिस्सा नहीं है। पुरोहित जो है वो सप्तांग सिद्धांत में नहीं आता है। याद रखना है कि अर्थशास्त्र जो है यह 15 अधिकरण यानी कि खंडों में है, जिसमें से 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसकी पांडुलिपि सर्वप्रथम जो है 1904 ईस्वी में एम शाम शास्त्री द्वारा खोजी गई थी। किसके द्वारा, तो आर शाम शास्त्री के द्वारा जो है इसकी पांडुलिपि जो है वह 1904 ईस्वी में खोजी गई थी। चलिए इसका हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यानी कि हमें बताना है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति जो था उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो उस सब में से जो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो क्या है, वह सही है। यानी कि हमें सही स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। पहला है, तो इसकी रचना जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी, ये सही है। यानी कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना हरिसेन के द्वारा
की गई थी, ये तो सही है। दूसरा, यह चंपू शैली यानी कि गद्य और पद्य का मिश्रण में रचित विशुद्ध संस्कृत का अभिलेख है, ये भी सही है। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति जो है यह चंपू शैली गद्य और पद्य का मिश्रण है, जो कि विशुद्ध संस्कृत का एक अभिलेख है। तीसरा है कि इसमें अशोक, समुद्रगुप्त और मुगल सम्राट जहांगीर के लेख उत्कीर्ण हैं, तो ये भी सही है कि इसमें अशोक, समुद्रगुप्त और मुगल सम्राट जहांगीर के लेख भी उत्कीर्ण हैं। यानी कि इस प्रकार हम लोग देखते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो तीनों सही है, यानी कि 1, 2 और 3 सभी जो है क्या है, बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो इलाहाबाद के उसी अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का रानी का अभिलेख यानी कि कौशाम्बी अभिलेख है। बाद में हरिसेन ने इस पर समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है उत्कृष्ट संस्कृत यानी कि चंपू काव्य शैली में खुदवाया। कालांतर में मुगल सम्राट जहांगीर ने भी इस पर अपना लेख लिखवाया। याद रखना है कि इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की आर्यावर्त और दक्षिणापथ की विजयों का विस्तृत विवरण मिलता है। किसमें? इस प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के द्वारा आर्यावर्त और दक्षिणापथ की विजयों का विस्तृत वर्णन भी मिलता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कि विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया भारत का पहला सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है जिसने संस्कृत को राजाश्रय मिलने का प्रमाण प्रस्तुत किया है? तो बताना है कि शुद्ध संस्कृत में लिखा गया भारत का पहला सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है जिसने संस्कृत को राजाश्रय मिलने का प्रमाण प्रस्तुत किया। तो कौन सा इसका आंसर हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, यानी कि जूनागढ़ अभिलेख। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। गुजरात के गिरनार से प्राप्त शक रुद्र दामन प्रथम जो कि 150 ईस्वी में शासन करते थे का जूनागढ़ अभिलेख जो है विशुद्ध यानी कि शुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया पहला बड़ा अभिलेख है। इससे पहले के अधिकांश अभिलेख जो थे वह प्राकृतिक भाषा में होते थे। मतलब 150 ईस्वी से पहले के जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो सभी किस भाषा में थे? वो सभी प्राकृत भाषा में थे। इसी अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित और अशोक द्वारा पूर्ण कराई गई सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण का वर्णन है जो रुद्रदामन ने अपने खर्च पर करवाया था। मतलब गुरनार यानी कि जूनागढ़ अभिलेख से ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण अशोक के द्वारा पूर्ण कराई गई और रुद्रदामन के द्वारा पुनर्निर्माण करवाई गई के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 कि भीमबेटका की गुफाएं प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे बड़ा स्रोत है। इन गुफाओं की खोज 1957-58 में किस भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? बताना है कि भीमबेटका की गुफाएं जो हैं वो प्रागैतिहासिक चित्रकला का सबसे बड़ा स्रोत जो है और इन गुफाओं का जो खोज है 1957-58 में यानी कि 1957-58 के दौर में किया गया था। तो किस भारतीय पुरातत्वविद ने की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वी.एस. वाकनकर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? यह वी.एस. वाकनकर के द्वारा की गई थी। तो व्याख्या देखते हैं कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं की खोज विष्णु श्रीधर वाकनकर यानी कि वी.एस. वाकनकर ने 1957-58 यानी कि 1957-58 में की थी। यहाँ पूरा पाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के मानव जीवन को दर्शाने वाले सैकड़ों शैल चित्र यानी कि रॉक पेंटिंग मौजूद है। याद रखना है कि इन चित्रों में मुख्य रूप से लाल और सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। किसका? तो लाल और सफेद रंगों का प्रयोग हुआ है। इनमें शिकार, नृत्य और पशुओं के चित्र प्रमुख हैं। किसके? तो शिकार के, नृत्य के और पशुओं के चित्र जो है वह प्रमुख हैं। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
कब? तो भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 कि चीनी यात्री फाहियान के विवरण फोक्योकी के बारे में कौन सा कथन जो है वह असत्य है। हमें चीनी यात्री फाहियान जो थे उसके विवरण यानी कि फोक्योकी के बारे में बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है यानी कथन जो है वह गलत है। तो पहला है कि वह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। ये जो सही है यानी कि वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का स्पष्ट उल्लेख है, तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है, यही इसका गलत है। अगला है उसने बताया कि मध्य प्रदेश के लोग सुखी और यहाँ मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है, यह बिल्कुल सही है। उसने समाज में अछूतों यानी चांडालों की दयनीय स्थिति का प्रथम बार विस्तार से वर्णन किया है, यह भी सही है। यानी इस आधार पर इसमें देखा जाए तो ऑप्शन बी जो है यह गलत है यानी कि इनकरेक्ट है, जो कि हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। फाहियान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के समय यानी कि 399 से लेके 414 यानी कि 399 to 414 ईस्वी में भारत आया था, लेकिन उसने अपनी पूरी पुस्तक में कहीं भी तत्कालीन सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का उल्लेख नहीं किया। उसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों की खोज और पवित्र बौद्ध स्थलों की रचना करना, मतलब यात्रा करना था। किसका? तो पवित्र बौद्ध स्थलों की यात्रा करना था। इसमें याद रखना है कि फाहियान ने लिखा है कि भारत में लोग विनिमय यानी कि लेन देन के लिए कौड़ियों का प्रयोग करते थे। यानी फाहियान के अनुसार जो भारत के लोग जो थे वो विनिमय यानी कि व्यापार के लिए, लेन देन के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। उसने चांडालों का वर्णन किया जो गांव के बाहर रहते थे। कहाँ? तो चांडाल जो होते थे वो गांव के बाहर रहते थे और जब गांव में आते थे तो लकड़ी बजाते हुए आते थे। क्या बजाते हुए आते थे? तो लकड़ी बजाते हुए चांडाल जो थे वह गांवों में प्रवेश करते थे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर है 23 कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन यानी कि मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार इस विचारधारा से संबंधित नहीं है। यानी बताना है कि मार्क्सवादी इतिहास लेखन के संदर्भ में कि जो कौन सा इतिहासकार जो है इससे संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है आपका डी कोसाम्बी, आर.एस. शर्मा, रोमिला थापर और आर.सी. मजूमदार। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो आर.सी. मजूमदार है। यानी कि आर.सी. मजूमदार जो थे वो मार्क्सवादी इतिहास लेखन के संदर्भ से संबंधित नहीं है। बाकी बात तीनों जो हैं वह मार्क्सवादी विचारधारा से संबंधित हैं। कौन कौन? तो डी कोसाम्बी भी हैं, आर.एस. शर्मा भी हैं और रोमिला थापर भी हैं। इसके लोग व्याख्या देखते हैं कि आर.सी. मजूमदार जिनका पूरा नाम क्या है? तो रमेश चंद्र मजूमदार है। एक प्रमुख राष्ट्रवादी इतिहासकार थे। क्या थे? तो आर.सी. मजूमदार जो थे वो एक राष्ट्रवादी इतिहासकार थे, न कि मार्क्सवादी। डी कोसाम्बी जिन्हें भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। डी कोसाम्बी को क्या माना जाता है? तो भारतीय मार्क्सवादी इतिहास लेखन का जनक माना जाता है। आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी कि आर्थिक और भौतिक कारकों को इतिहास का मुख्य आधार मानना के लिए जाने जाते हैं। कौन कौन? तो आर.एस. शर्मा और रोमिला थापर। डी कोसाम्बी की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है? तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री। क्या है? तो एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसने भारतीय इतिहास को राजवंशों के बजाय उत्पादन प्रणालियों के आधार पर समझाया है। किसमें? तो डी कोसाम्बी की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कि चोल प्रशासन विशेष रूप से उनकी स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट
प्रणाली की सबसे विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? बताना है कि चोल प्रशासन की जो विशिष्ट रूप से स्थानीय स्वशासन प्रणाली जो है उसका विस्तृत जानकारी जो है हमें किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाए, क्या हो जाएगा? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से। किससे? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से। इसकी व्याख्या देखते हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले से प्राप्त प्रांतक प्रथम यानी कि चोल शासक के उत्तर मेरूर अभिलेख जो कि 1919 और 1921 से चोलों के ग्राम प्रशासन और स्थानीय स्वशासन की सबसे सटीक और विस्तृत जानकारी मिलती है। किससे? तो उत्तर मेरूर अभिलेख से। और ये किस शासक से संबंधित है? यह प्रांतक प्रथम से संबंधित है। याद रखना है कि इस अभिलेख में उर और सभा यानी महासभा, ब्राह्मणों की सभा जिसे पेरू मक्कल कहा जाता था, ब्राह्मणों की सभा को क्या कहा जाता था? तो पेरू मक्कल कहा जाता था, के चुनाव की प्रक्रिया, समितियों यानी कि वारियम का गठन और सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का वर्णन है। किसमें? तो उत्तर मेरूर अभिलेख में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 कि हड़प्पा सभ्यता की मुहरें यानी कि सील्स उस काल के धार्मिक और व्यापारिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रतात्विक स्रोत है। ये मुहरें सर्वाधिक किस पदार्थ से बनी होती थी? तो बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं यानी सील्स जो हैं वह सर्वाधिक किस पदार्थ से बनी होती थी? तो ये किससे बनी होती थी? यह सेल खड़ी से बनी होती थी। किससे? तो स्टेटाइट से बनी होती थी। फिर हम लोग व्याख्या देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरें सेल खड़ी दैट मीन्स स्टेटाइट जो कि एक प्रकार का मुलायम पत्थर होता था से बनी है। इनका आकार मुख्यतः वर्गाकार और आयताकार होता था। कैसा होता था? तो सेल खड़ी का जो आकार होता था कैसा? तो वर्गाकार या तो फिर आयताकार होता था। मुहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु यानी कि यूनिकॉर्न का मिलता है। मुहरे पर सबसे ज्यादा जो है वो किसका अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु यानी कि यूनिकॉर्न का मिलता है। पशुपति शिव की प्रसिद्ध मुहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है जिस पर बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण के चित्र हैं। किसमें? तो पशुपति की प्रसिद्ध मुहर जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है उसमें आपको बाघ, हाथी, गैंडा, भैंसा और हिरण का चित्र अंकित मिलता है। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में आत्म कथात्मक या आत्मकथाओं का विशेष महत्व है। मुगल सम्राट बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो बताना है कि तुजुक ए बाबरी जो है यानी कि बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? यह चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी। किसमें? तो यह चगताई तुर्क भाषा में लिखी गई थी। इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी अपनी मातृभाषा चगताई तुर्क में लिखी है। किसमें? तो अपनी मातृभाषा चगताई तुर्क में लिखी है। यह ग्रंथ मध्यकालीन भारत की राजनीतिक, भौगोलिक, वनस्पतियों और जीव जंतुओं की अत्यंत सूक्ष्म और निष्पक्ष जानकारी देता है। कौन? तो तुजुक ए बाबरी। बाद में अकबर के समय में अब्दुर रहीम खाना ने इसका फारसी में अनुवाद बाबरनामा के नाम से किया यानी कि अब्दुर रहीम खाना ने यह तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किया जिसका नाम क्या रखा गया? तो बाबरनामा रखा गया। बाबर ने इसमें भारत के केवल 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ और विजयनगर यानी कि कृष्णदेवराय का उल्लेख किया है। किसमें? तो तुजुक ए बाबरी में। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 27 कि प्राचीन काल की ऐतिहासिक जीवनियों में वानभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित का विशेष स्थान है।
इस ग्रंथ में कितने उच्छ्वास यानी कि अध्याय हैं और इसमें किसका वर्णन है। तो बताना है कि इस ग्रंथ में कितने उच्छ्वास यानी कि अध्याय हैं और किसमें वर्णन है, मतलब इसमें किसका वर्णन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। इसमें 8 जो हैं वो उच्छ्वास और हर्ष के जीवन और वर्धन वंश के इतिहास का वर्णन है इसमें। इसके लोग व्याख्या देखते हैं। वानभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। वानभट्ट जो था वो किसका दरबारी कवि था, तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित्र संस्कृत भाषा में गद्य काव्य यानी कि आख्यायिका के प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। यानी कि संस्कृत भाषा में गद्य काव्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसमें 8 उच्छ्वास यानी कि अध्याय हैं। प्रथम 3 अध्यायों में वानभट्ट ने अपनी आत्मकथा दी है। प्रथम 3 अध्यायों में वानभट्ट ने अपनी आत्मकथा दी है और बाकी 5 अध्यायों में वर्धन वंश और हर्ष के आरंभिक जीवन तथा विजयों का वर्णन है। याद रखना इसमें कि वानभट्ट की अन्य प्रसिद्ध रचना कौन कौन सी है, तो कादम्बरी है, जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। यानी कादम्बरी को दुनिया का पहला उपन्यास भी माना जाता है। अगला प्रश्न है कि एहोल अभिलेख यानी कि एहोल इंस्क्रिप्शन चालुक्य काल की एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। एहोल अभिलेख जो है वो चालुक्य काल की एक महत्वपूर्ण प्रशस्ति है। इसके रचयिता जो हैं वह रवि कीर्ति ने स्वयं की तुलना किस महान कवियों से की है। यानी कि रवि कीर्ति जो है अपनी स्वयं की तुलना जो है वो किन महान कवियों से की है, तो किससे की है, तो कालिदास और भारवी से की है। किससे, तो कालिदास और भारवी से की है। कर्नाटक के बीजापुर जिले से प्राप्त एहोल अभिलेख जो कि 634 ईस्वी का है। कहां से, तो कर्नाटक के बीजापुर से प्राप्त। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। जो एहोल अभिलेख जो है वो किसका है, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय का है। इसकी रचना जो है वो जैन कवि रवि कीर्ति ने संस्कृत में की थी। अभिलेख के अंत में रवि कीर्ति ने दावा किया है कि इस प्रशस्ति की रचना करके उसने कालिदास और भारवी का समान यश प्राप्त कर लिया है। यानी कि इस रचना को करने के बाद रवि कीर्ति ने स्वयं को कहा है कि उसने कालिदास और भारवी के समान यश प्राप्त कर लिया है। इसमें याद रखना है कि यह वही अभिलेख है जिसमें पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराने का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। यानी कि एहोल अभिलेख से ही हमें पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को हराया गया था, जो कि ये उत्तर भारत के महान राजाओं में से एक थे। अगला प्रश्न नंबर है 29 कि स्मृति साहित्यों यानी कि धर्म शास्त्रों का प्राचीन सामाजिक विधिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। यानी कि स्मृति साहित्यों का जो है प्राचीन सामाजिक विधिक इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। तो गुप्त कालीन किस स्मृति में पहली बार विधवाओं को संपत्ति के अधिकार देने की बात कही गई है, तो बताना है कि गुप्त कालीन किस स्मृति में पहली बार विधवाओं को संपत्ति में अधिकार देने की बात कही गई है। तो किसमें कही गई है, तो याज्ञवल्क्य स्मृति में ये बात कही गई है कि विधवाओं को भी संपत्ति में अधिकार दी जाए। इसको लोग व्याख्या देखते हैं। गुप्त काल में रचित याज्ञवल्क्य स्मृति प्राचीन भारत का एक अत्यंत प्रगतिशील विधि ग्रंथ है। इसमें पहली बार पुत्रहीन व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर उसकी विधवा पत्नी का सर्वप्रथम अधिकार स्वीकार किया गया है, जो मनुस्मृति के दृष्टिकोण से काफी अलग था। याद रखना है इसमें कि विज्ञानेश्वर द्वारा रचित मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई सबसे प्रसिद्ध टीका है। जो मिताक्षरा जो है यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई क्या है, सबसे प्रसिद्ध टीका जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यह विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया है, जो आज भी हिंदू उत्तराधिकार कानून का
आधार है। कौन? तो मिताक्षरा। अगला प्रश्न और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत के इतिहास पुनर्निर्माण में सिक्कों यानी कि न्यूमिस्मैटिक्स के महत्व के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वह असत्य है, यानी हमें असत्य कथन की पहचान करना है। तो पहला है कि सिक्के किसी शासक के साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार को समझने में मदद करते हैं। ये ऑप्शन सही है, यानी कि सिक्के जो है वो किसी शासक के साम्राज्य के भौगोलिक विस्तार को समझने में मदद करते हैं। दूसरा है सिक्कों के धातु की गुणवत्ता से उस काल की आर्थिक स्थिति यानी कि समृद्धि या पतन का पता चलता है। तो ये भी बिल्कुल सही है कि सिक्कों की गुणवत्ता से उस काल की समृद्धि का पता चलता है, वह कितना राज्य जो है प्रॉस्पर है, कितना धनी है, या फिर तो कितना पतन के कगार का, मतलब उसका कोष जो है वो खजाना जो है वो कितना खाली है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। तीसरा है हिंद यवन शासकों के पूरे इतिहास का पुनर्निर्माण मुख्य रूप से केवल उनके सिक्कों के आधार पर ही किया गया है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि हिंद यवन के शासकों का जो पूरा इतिहास है वह केवल और केवल उनके सिक्कों के आधार पर ही किया गया है। और चौथा है कि भारत में आरंभिक सोने के सिक्के मौर्य शासकों द्वारा बड़े पैमाने पर जारी किए गए थे। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मौर्य शासकों द्वारा जारी नहीं किए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसकी लोग व्याख्या देखते हैं। मौर्य काल में मुख्य रूप से चांदी और तांबे के आहत सिक्के यानी कि पंच मार्क्ड क्वाइन जो थे वह प्रचलन में थे। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जो हैं वो जारी करने का श्रेय जो है हिंद यवन यानी कि इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। किसको जाता है? तो इंडो ग्रीक शासकों को जाता है। और कुषाणों ने इन्हें नियमित रूप से और बड़े पैमाने पर जारी किया। मौर्यों ने सोने के सिक्के जारी नहीं किए थे। मौर्यों के द्वारा जो था वह सोने के सिक्के जारी नहीं किए गए थे। याद रखना है कि गुप्त शासक समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी कि समुद्रगुप्त के सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उसके संगीत प्रेमी का प्रमाण है। जिससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वह संगीत प्रेमी थे। याद रखना है कि सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। यह भी याद रखना है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूमिस्मैटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग को जेटेट में सफलता प्राप्त करनी हो तो आप लोग ये बुकलेट जो है, जो झार शिक्षा के द्वारा तैयार की गई है, इसको आप लोग जरूर लें। आप लोग को कम समय में और टू द पॉइंट जो है वो फैक्ट के साथ आपको इसमें कवर किया गया है। आप इससे बुकलेट पढ़ के निश्चित ही जेटेट में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग हमारे एमसीक्यू प्रैक्टिस बेस से जुड़ना चाहते हैं, अभी आप लोगों ने देख ही लिया इसका कंटेंट का लेवल जो है वो कैसा है, किस प्रकार के प्रश्न हैं। तो इसी प्रकार के प्रश्न जो हैं वो आपको इस एमसीक्यू प्रैक्टिस बेस में कराया जाएगा। ये इसका फर्स्ट लेक्चर था जो कि यूट्यूब पर भी है और आपको ऐप पर भी आपको ये मिल जाएगा। इसके बाद जो आने वाली अगली क्लासेस जो हैं ये आपके यूट्यूब पे नहीं आएगी, वो ओनली और ओनली फॉर ऐप पे आएगी। तो जिनको भी ऐप से जुड़ना हो तो ऐप से जुड़ सकते हैं। अभी इस ऑफर चल रहा है, आपको 499 में आपको सीडीपी कंप्यूटर, सोशल साइंस, खोरठा और हिंदी ग्रामर के जो एमसीक्यू है वो प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। साथ में आपको इसमें 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी दिया जाएगा जो कि बिल्कुल जेटेट का लेटेस्ट पैटर्न यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार रहेगा। साथ में आपको जो बुकलेट जो है 4 बुकलेट वो भी आपको इसमें इंक्लूड है, उसको आपको अलग से परचेज करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। साथ में आपको एनसीईआरटी प्लस झारखंड सरकार के द्वारा चलाई गई जेसीईआरटी का जो बुक्स है इसमें आपको इंक्लूड कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों का पीडीएफ जो है एनसीईआरटी और जेसीईआरटी का पीडीएफ भी आपको इसमें दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, आप लोग जल्दी जाइए, झार शिक्षा का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और इसमें इनरोल हो जाइए। आपको निश्चित ही जेटेट में सफलता मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होके इसका पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।
जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।